अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह ये वेबसाइट बनाएंगे। ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसमें हम कंटेंटफुल से डेटा ले रहे हैं और यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही हम कंटेंटफुल पे न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद ये क्लिकेबल भी है, इस पर हम क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एक नेक्स्ट पेज में चला जाएगा और वो पोस्ट हमें दिखा देगा। ये अब दिखा रहे हैं हमें पोस्ट, ये टाइटल, ऑथर, ये पिक्चर, ये टेक्स्ट, सब कुछ ये हमें कंटेंटफुल से मिल रहा है और हम यहाँ पे डिस्प्ले मतलब रेंडर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम डिफरेंट पोस्ट अभी दिखा रहे हैं और इसमें सिर्फ एक ही है कि इसमें मैंने दो इमेज लगाए, बाकी जितने भी है टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने सिर्फ एक इमेज लगाया है। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि एक कंटेंटफुल की हेल्प से हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, आते हैं अब अपने कोड पे। सबसे पहले मैं यहाँ एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। चलिए, मैं इसको ऑनलाइन सेशन का नाम दे देता हूँ। अच्छा, मैं कमांड चला लेता हूँ, npx create app internet latest, और यहाँ पे पीरियड लगा देता हूँ ताकि इसी डायरेक्टरी में है ये इंस्टॉल हो जाए। टाइपस्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे, ESLint भी हम यूज़ करेंगे, सोर्स डायरेक्टरी हम यूज़ नहीं करेंगे, और एक्सपेरिमेंटल ऐप हम यूज़ करेंगे, उसको हम यस करेंगे, और इम्पोर्ट एरियाज को हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये एक मैंने मैसेज भी अभी लिखा है। मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा था कि सर ने आज एक मैसेज किया था। मीनवाइल अभी इंस्टॉलिंग में है ना, या मेरी स्क्रीन स्टक हुई हुई है? नहीं, इंस्टॉलिंग पे है, आई थिंक नेट का इशू आ रहा हाँ, है। तो मैं ये एक डिस्कशन करना चाह रहा था कि जी जी। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग में भी बात आ जाएगी और स्टूडेंट्स को भी पता लग जाएगा
कि सर ने कहा कि हम ना नियॉन डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे, प्लस कॉन्टेंटफुल तो हमने पढ़ लिया है। तो अभी तो हमने डेटाबेस पढ़ा ही नहीं है, तो वो हम असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं जो उन्होंने आज डिस्कशन किया? आपने वो मैसेज सुना है? मैसेज तो मैंने नहीं सुना, लेकिन असाइनमेंट जब भी अक्सर सर दे देते हैं तो मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो थोड़े से एडवांस होते हैं या वो हैंडल कर सकते हैं, तो उनके लिए होता है। जो हैंडल नहीं कर सकते तो इसमें कोई फोर्सफुली आपको कोई फोर्स नहीं करता कि आपने अभी ही वो असाइनमेंट करनी है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इससे सीख सकेंगे। सर का मैसेज मैंने सुना नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि असाइनमेंट में है क्या, और ना ही मैंने असाइनमेंट देखा है। और रही बात डेटाबेस की, तो एक तो हम कंटेंटफुल यूज़ कर सकते हैं। कंटेंटफुल में ये होता है कि हम सिर्फ वहाँ पे कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। अ, हमारा जो कंटेंट होगा वो सिर्फ उस कंटेंट फुल की जो वेबसाइट है वहाँ पे पड़ा होगा, जो यूआई उन्होंने हमें प्रोवाइड की है तो वहाँ पे पड़ा होगा। और डेटाबेस हम यूजुअली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अ, जो हमारी कमेंटिंग सेक्शन होगी उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या कोई और डेटा हम स्टोर करना चाहें तो उसके लिए हम डेटाबेस भी यूज़ करेंगे। तो डेटाबेस और जो कंटेंटफुल है इसमें डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस ज़हन में रखिएगा। और डेटाबेस इतनी मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। कंटेंटफुल। वैब भाई, जी जी। थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा लाउड बोल देना, बस आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही है। ओके जी, मैं माइक तेज कर लेता हूँ। अच्छा। तो बेसिकली कंटेंटफुल और डेटाबेस हमें दोनों दोनों सीखने होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कंटेंटफुल दोनों से। जी जी। कंटेंटफुल जो है इसमें हम वेबसाइट की कंटेंट भी डाल सकते हैं, इसमें हम पोस्ट भी डाल सकते हैं। ई कॉमर्स के लिए हम एक पेज बनाए, जिस तरह उस पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं। कंटेंटफुल असल में ये है कि ये एक एक लेमैन जो बिल्कुल कोडिंग के बैकग्राउंड से नहीं हो और उसके लिए आप एक वेबसाइट बनाए, तो ये सीएमएस जो है वो फिर आपको बिल्कुल शुरू से बनाना पड़ेगा। लेकिन कंटेंटफुल हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी जो प्रोडक्ट अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जी जी। यूज़र का जितना डेटा होगा वो सारा डेटाबेस में होगा। ऑथेंटिकेशन जितना सब कुछ होगा वो सब कुछ डेटाबेसिस पे होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो लॉगिन और साइन अप करना होता है वो बस हमारे डेटाबेस की हमें तब जरूरत पड़ती है, बाकी सारा काम हमारा हो जाता है। ये कह सकता हूँ मैं? पॉसिबल में आप इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन डेटाबेस से हम और भी डिफरेंट फायदे उठा सकते हैं। जैसा हमारे वेबसाइट का कोई कंटेंट हो, वो हम ना चाहे कि किसी के साथ शेयर हो और वो सिर्फ हमारे वेबसाइट पे डिस्प्ले हो, तो उसको भी हम डेटाबेस में रख सकते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस है, लेकिन डिपेंड करता है। इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन के लिए हम सिर्फ डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, वेल एंड गुड। कंटेंटफुल और ऑथेंटिकेशन दोनों को मिला के हम डेटाबेस और कंटेंटफुल को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह भी हम कह सकते हैं एग्जैक्टली। सर मेरा क्वेश्चन, जी। चलो शुक्र है, ये तो हो गया। मैं टेलमेंट के लिए भी कर लेता हूँ नेक्स्ट। अच्छा। यार आज कुछ मसला है, नेट बहुत ज़्यादा स्लो है।
हमसे भाई एक सजेशन थी, आपने जो बॉक्स बनाया है उसको अगर आप मैप के थ्रू बनाए तो कैसा? हाँ, वो अभी करेंगे। काइंडली रिपीट कर दे, क्वेश्चन समझ नहीं आई। क्वेश्चन जरा रिपीट कर ले। अब जो है ये हमारा ये लेफ्ट साइड वाटरफॉल, हाँ यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ से भी हटा रहा था अभी। अच्छा, तो हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है और टेलविन भी इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट से डेटा उठा लिया और फिर जो हमारा ग्लोबल सीएसएस है उसमें भी हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ऐप ग्लोबल, इसमें जो कुछ भी है उस सबको डिलीट कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, पैड डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, और पेज भी, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। और ए एफ सी ई, ठीक है, बस हमें इतना ही चाहिए। असल में टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा सा कोड कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास दूसरे वी एस कोड ओपन है। तो स्पेसिफिकली होम पेज की, अच्छा, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया है, ये फ्लेक्स है और इसकी स्क्रीन जो है, हाइट जो है वो फुल स्क्रीन है, विड्थ भी इसकी फुल है 100%। आइटम्स इसमें मैंने सेंटर की है, जस्टिफाई भी सेंटर है, तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेंटर में हमारे पास आएगा। और दूसरा मैंने यहाँ पे H1 यूज़ किया है, उसमें फॉन्ट बोल्ड है, टेक्स्ट 7 एक्सेल, नॉर्मल CSS है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, कंपोनेंट्स, और इसमें मैं एक नेव बार बना देता हूँ, नेव बार डॉट TSX, और ये भी मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो जाए। अच्छा, इसको मैं लेआउट के अंदर यूज़ कर लूँगा। इसी दौरान मैं एप्लीकेशन को रन कर दूंगा, npm run dev। अच्छा, स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? जी नजर आ जी अच्छा, बिल्कुल नजर आ रही है। जी सर, नजर आ रही है। ओके, अब हमारा सिर्फ होम पेज बन चुका है और इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। लोकल होस्ट 3000। नेव बार तो आपने कॉपी पेस्ट किया है ना जी जी, वेबसाइट से? ये मैंने टाइम बचाने के लिए नेम बार पेस्ट किया है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने एक हेडर टैग यूज किया HTML का, विथ फुल है, बैकग्राउंड स्लेट 30 है और पैडिंग वाइट 10 दिया है। फिर नेव यूज किया है, फ्लेक्स है, जस्टिफाई अराउंड है, आइटम सेंटर,
फॉन्ट सेमी बोल्ड और टेक्स्ट टू एक्सेल। और यहाँ पे दो लिंक दिए हैं, एक होम के लिए एक ब्लॉग के लिए। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से कर दिया। ये विड्थ फुल फुल ले लेगा ना, मतलब अपनी पूरी विड्थ ले लेगा? जी जी। फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है। खुबैब, ये लाइन नंबर 6 पे आपने जो नेम दिया, ये वैसे नाम दिया है आपने कि मतलब ये कोई? नहीं, ये हाँ, HTML टैग है। HTML टैग है, वो HTML5 का वो मैंने यूज किया है। सलमान भाई सर, वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अच्छा, ये चल गया है हमारा। अच्छा, ये हमारे पास होम पेज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ गया है। और ब्लॉग पे मैं क्लिक करूंगा तो ब्लॉग में हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास एक 404 पेज डिस्प्ले हो जाएगा और एरर हमारे पास आ जाएगा। वापस आते हैं अपने कोड पे। अच्छा, यहाँ पे बना लेते हैं एक न्यू राउट ब्लॉग पेज डॉट TSX। अच्छा, let's see। अच्छा, ब्लॉग, इसको सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं कि विश हो रहा है कि नहीं। अच्छा, हमारा ब्लॉग पेज भी बन गया है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और API कॉल करूंगा। ठीक है, API कॉल करने के लिए मैं खुबैब इसके पूछना है, जी जो आपने अभी RFC लिखा है इसके लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं? जी। कौन सा एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल की? ये जो RFC आपने लिखा है वो RFC, उसमें ये मैंने एक्सटेंशन यूज किया है, ये वाला ES7 सही है। रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव, ये वाला। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कॉन्स क्रिएट करूंगा और एक फंक्शन क्रिएट करूंगा गेट लॉग। और ये फंक्शन होगा हमारे पास async फंक्शन। क्या async फंक्शन होगा और ये हमारे पास एक एरो फंक्शन है। अच्छा, इसमें मैं एक कॉन्स रेस बनाऊंगा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा अवेट फेच यूज करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक URL प्रोवाइड करूंगा। URL मैं सर के रेपो से ले लूंगा क्योंकि बहुत लंबा URL है। काइंडली जिसकी माइक अनम्यूट है, काइंडली वो माइक म्यूट कर लें। TSX। अच्छा, तो यहाँ से मैं URL कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, URL को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने URL कॉपी कर लिया। अच्छा, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कैश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेब ब्रदर, ये जो URL है ये हमें कंटेंट की वेबसाइट से मिलेगा? ये वाला जो है ना, यहाँ तक ये कंटेंटफुल, एक सर ने एक API रेपो में एक लिंक शेयर किया था।
वहाँ पे था, लेकिन अभी तो मैंने शॉर्टकट यूज करके वहां से ही कॉपी कर लिया सर, यही जो रेपो है यहाँ से। ठीक है, तो मैंने इधर ही से कॉपी कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक हो गया, लेकिन कंटेंटफुल की वेबसाइट से हमें ये कहाँ से मिलेगा, अगर फ्यूचर में अगर कहीं हमें यूज़ करना हो तो? उस पे मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, मैं इंशाल्लाह कंफर्म करूंगा नेक्स्ट टाइम, तो फिर वो बता दूंगा। असल में ओके। यूआरएल में ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला cdn.contentful.com, ये तो सबके लिए सेम ही होगा। क्लियर है? इसके बाद स्पेसेस आ गए हैं, और स्पेसेस के बाद एंट्रीज है, एंट्रीज के बाद फिर ये एक्सेस टोकन, ये तो सबके लिए कॉमन है। इसमें जो चीज़ जी चेंज है वो सिर्फ आपके लिए ये है, प्रोसेस डॉट env जो आपकी स्पेस आईडी है, और कंटेंटफुल स्पेस एक्सेस की है, ये आपके लिए चेंज है। इसके बाद कंटेंट टाइप, आप वहाँ पे जो कंटेंट टाइप आपने बनाया है, वो आपके लिए सिर्फ चेंज होगा। बाकी ये वेबसाइट सिमिलर ही है। आई थिंक ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा गूगल करके। ठीक हो गया ये। हम्म, अच्छा, यहाँ पे मैं एक और कंटेंट मॉडल बना लेता हूँ, एड कंटेंट टाइप, और इसको मैं कर लेता हूँ ब्लॉक 2। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक 2 इसमें ऑलरेडी अवेलेबल मौजूद था ना, ब्लॉक नहीं, वो 4 कर दें? मैंने डिलीट कर दिया है। सही। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ब्लॉग है और ऑथर है अब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब ब्लॉग 2 बना रहा हूँ, ब्लॉग 2। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले टाइटल बनाऊंगा, टाइटल, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर। वैलिडेशन में यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको मैं रिक्वायर्ड फिल करूंगा, इस पे कंफर्म करूंगा। अच्छा, फिर इसके अंदर मैं रिच टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन, और क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर, और वैलिडेशन रहने देते हैं, इसको कंफर्म कर लेते हैं। फिर इसके बाद डेट एंड टाइम, डेटेड इसको कर लेते हैं, कंफर्म। इसके बाद img, इमेज, शॉर्ट फॉर इमेज। अच्छा, ये भी कंफर्म कर लेते हैं। हम्म, यहाँ पे रेफरेंस कर लेते हैं, और रेफरेंस में हम क्रिएटर, ठीक है, और इसको क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, वैलिडेशन में आ जाता है, और इसको रिक्वायर्ड फिल कर लेते हैं, और इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं अपने ऑथर से यूज़र को, कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, फिर स्लग बनाऊंगा, शॉर्ट टेक्स्ट। सर ये जो आपने ऑथर में से यूजर को किया, ये क्या किया, ये बता दे काइंडली। अभी मैं ये क्रिएट कर लूँ, वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्लग बना दिया है, और यहाँ पे मैं वैलिडेशन में अपीयरेंस में आ जाता हूँ, अपीयरेंस में यहाँ पे मैं स्लग सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको कंफर्म कर लेता हूँ। स्लग यूजुअली ये जो है ना, इसको हम यूज करेंगे अपने जो डायनेमिक पाथ है ना, डायनेमिक राउटिंग, इसको हम यूज करके अपनी डायनेमिक राउटिंग बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं ms2 यूज कर लेता हूँ, ms2 क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर, कंफर्म कर लेता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, कंटेंट मॉडल पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ यहाँ पे मेरे पास पहले से ब्लॉग था, मैंने यहाँ पे ब्लॉग 2 बनाया है, और ऑथर जो है ये मैंने पहले से बनाया था। मेरे पास 2 ऑथर है, ऑथर के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही फील्ड है, नेम है, और यहाँ पे कंटेंट में आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं ऑथर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑथर में मेरे पास अभी सिर्फ 2 एंट्रीज है, एक खानवली और दूसरा साजिद, 2 ऑथर्स है। जो ब्लॉक 2 के अंदर मैंने कर दिया,
यहाँ पे क्रिएटर को रेफरेंस जब मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे वैलिडेशन में, ठीक है, यहाँ पे जब मैंने कर लिया ऑथर, ठीक है, तो इस वजह से कर लिया है कि ऑथर मेरे पास पहले से मौजूद है। जब भी इन दोनों ऑथर में से कोई पोस्ट क्रिएट करेगा तो वो अपना नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑथर को यहाँ पे ऐसा रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, ये पिछली वाली बात रिपीट कर दें, ये जो हाँ, अदर ये वाला। लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दें, ये कैसे किया आपने? अच्छा, यहाँ और पे ये और इसके साथ साथ स्लग भी थोड़ा समझाए। इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इस कंटेंट मॉडल पे आता हूँ। अच्छा, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। यहाँ से मैंने रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने क्रिएटर कर लिया, ठीक है। क्रिएटर मतलब जो मेरे अच्छा हुबैब भाई, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। जी जी मैं आप थोड़ा इसके साथ ये भी हमें समझाए, मिसाल फॉर एग्जांपल आप अभी ये नेम दे रहे क्रिएटर, ठीक है, उसके साथ जी। आपने सेलेक्ट करना है वन रेफरेंस या फील्ड आईडी। तो ये हम किस किस चीज के लिए हम कर रहे हैं? क्रिएटर का नाम हमने क्यों दे रहा है, हम क्यों दे रहे हैं इसको, इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम ऑथर भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑथर भी कर सकते हैं, यूजर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्रिएटर में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि वो ब्लॉग पोस्ट जो है उसको क्रिएट कर रहा है। तो क्रिएट करने की वजह से मैं उसको क्रिएटर यूज कर रहा हूँ। नेम जो ये भी आपने रखना है तो एक डिस्क्रिप्टिव सी नेम रखना है ताकि उसको बाद में आप जब यूज कर सकते हैं तो उसको आपको खुद आसानी से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप अपना कोड किसी दूसरे के साथ शेयर कर सके, दूसरे डेवलपर के साथ, तो वो भी उसको समझ सके, सिर्फ पढ़ने से वो समझ सके। ऐसा ना हो कि फिर वो एक एक चीज को ढूंढे कि ये यूजर की ये चीज क्या काम कर रहा है, ये चीज क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं यूजर लिखूंगा तो उससे ज्यादा समझ नहीं आएगी कि यूजर क्या है, यूज करने वाला है, क्या चीज है यूजर यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नेम यहाँ पे मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ये क्रिएटर है। क्रिएटर मतलब बनाने वाला, यहाँ पे क्रिएटर से मतलब पोस्ट बनाने वाला। क्लियर हो गया है? सही है, ठीक है, लेकिन मैं मतलब वही बात है कि मतलब इस हम मकसद मतलब क्या है ना, हम किस मकसद के लिए करें? इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने वन रेफरेंस क्यों चूज किया, मैनी रेफरेंस हम क्यों चूज नहीं कर रहे? मैनी रेफरेंस भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सिनेरियो ये है कि हमारे एक पोस्ट का एक ऑथर होगा, ठीक है। अगर आपके पोस्ट के मल्टीपल ऑथर्स आप रखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आपका एक बहुत बड़ा पोस्ट है और डिफरेंट ऑथर्स ने वो लिखा है, जैसा कि कोई रिसर्च पेपर वगैरह, तो वो फिर डेफिनेटली आप उसमें डिफरेंट ऑथर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन यह तो छोटा सा एप्लीकेशन है तो इसलिए इसको मैंने सिंपल एक ही ऑथर पे कर लिया है कि इसमें एक ही ऑथर आ सकता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, स्लग का किसी ने पूछा, तो स्लग असल में कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ एक नाम है। इसको बनाने के लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट यूज करते हैं और इसका नाम हम स्लग कर लेते हैं। और अपीयरेंस में यहाँ पे आके इसको हम स्लग सेलेक्ट कर लेते हैं। और स्लैग जनरेट कैसे होता है? यूज एंटी टाइटल फील्ड डिफॉल्ट बिहेवियर, ये होता है और इसको हम बना लेते हैं। जैसे ही हम टाइटल क्रिएट करेंगे तो ये स्लैग हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। तो इस स्लैग के जरिए से हम इस स्लैग के जरिए से हम डायनेमिक राउटिंग कर सकते हैं। अच्छा, I created this blog yesterday, just the initial page with the blog mapping. Is there any other step in headless CMS? Okay. अभी तो सर ने ये एडवांस शेयर किया है, अभी तो कुछ और नहीं है। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्टेप, तो इंशाल्लाह आज करेंगे। असल में ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें हम मैं अपने और जो ब्लॉग है उस पे आ जाता हूँ। अच्छा,
ये मैंने कुछ पोस्ट बनाए हैं और इसमें एक ये टाइटल है, ये रिच टेक्स्ट है। इसमें तो मैंने कोई स्टाइलिंग माइंड नहीं की, डेटेड है, इमेज है हमारे पास और आतर है। और स्लग जो मैंने बताया था, जैसे ही मैंने ऊपर नाम दिया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने वो टाइटल कॉपी करके यूज किया है। तो स्लग ऑटोमेटिकली एक रेफरेंस क्रिएट करता है। अच्छा, तो कंटेंट मॉडल हमारा बन गया है। इसमें हम थोड़ा सा डेटा डाल लेते हैं। तो डेटा डालने के लिए मैं आ जाता हूँ ब्लॉक 2 पे और ऐड एंट्री ब्लॉक 2 में कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दिस इज द फर्स्ट पोस्ट और टेक्स्ट में मैं इसी टाइम शॉर्ट है तो मैं यूजिंग क्लासेस इसी से ही कॉपी कर लेता हूँ। वन थिंग, मैं इसको इस ऐसे प्लेन टेक्स्ट कर लेता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें ये अंडरलाइन कर लेता हूँ और आई थिंक टेलमेंट को मैं एक लिंक बना लेता हूँ और लिंक में मैं इसी पेज को पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सिर्फ अपने पहचान के लिए मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। इसको अंडरलाइन से हटा देता हूँ एप्लीकेशन को, इसको इटालिक कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास हो गया है और डेट में मैं आज की डेट ही सेलेक्ट करूंगा, टाइम में रहने दूंगा और मीडिया में मैं एग्जिस्टिंग मीडिया सेलेक्ट कर लूंगा। अगर मैं और मीडिया अपलोड करूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो यहाँ से मैंने पीसी ही सेलेक्ट कर ली। इमेज 2 में नहीं लगा था इस पोस्ट में। और क्रिएटर में मैं अब सेलेक्ट करूंगा एग्जिस्टिंग कंटेंट में। ठीक है, तो आथर में आ जाएगा और आथर में मेरे पास दो आथर अभी यहाँ पे मौजूद है, एक साजिद भाई है और दूसरा हनवली है। तो यहाँ पे मैं साजिद को सेलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, तो ये पोस्ट मेरा पब्लिश हो गया है। ब्लॉग 2 में ये पोस्ट मेरा पब्लिश हो गया है। मैं एक दूसरा पोस्ट बना देता हूँ जल्दी से। सेकंड पोस्ट टेक्स्ट इतना ही दे देता हूँ और इसमें क्या करते हैं, अच्छा तो टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए। अच्छा, इसमें मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ प्लेन टेक्स्ट और फिर यहाँ से थोड़ा सा कोड कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसा कोड यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। अच्छा, इसको मैं ऐसा कोड सेलेक्ट कर लूंगा और इसको थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा हमें। ये एक ही लाइन में आ गया है। अच्छा, अब ठीक हो गया है। अच्छा, इसको मैं दोबारा ऐसा कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ वहां से, ताकि ये ऐसा कोड हो जाए। अच्छा, अब ये ऐसा कोड हो जाएगा, होगा डिस्प्ले होगा वहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे मैं लिख लूंगा सिंपल HAPI in Next.js 13 ऐप डायरेक्टरी। ओके, और यहाँ से मैं इमेज में एक एग्जिस्टिंग मीडिया पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेकंड इमेज यहाँ पे मैं दो इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरी, चलो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ नेम बार को और क्रिएटर यहाँ पे मैं खानोली को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको पब्लिश कर लेते हैं। अच्छा,
इस ब्लॉग पे हमारे पास अभी 2 पोस्ट हो गए हैं। अच्छा, ब्लॉग की जो आईडी हमने वहाँ पे लगाई थी, तो ब्लॉग की कंटेंट टाइप आईडी हमें यहाँ पे दिख रही होती है, तो हम इसे यहाँ पे आसानी से कॉपी कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके, तो ये यहाँ से मैंने कॉपी कर ली। यहाँ पे सर की रेपो से मैंने जो कॉपी की थी, तो वहाँ पे ब्लॉग था, और यहाँ पे हम ब्लॉग 2 कर लेते हैं। तो क्योंकि हम ब्लॉग 2 में सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्लॉग 2 कर लेते हैं। अच्छा, क्या एरर आ रहा है? अच्छा सॉरी, ये कंप्लीट नहीं किया था, तो इसलिए एरर आता। हम्म, अच्छा, यहाँ पे हम एक कंडीशन कंडीशन लगा लेते हैं, और लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर ये ट्रू ना हो तो हमें एक एरर थ्रो किया जाए, और अगर ये ट्रू हो तो इसको एक बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैं मुझे थ्रो कर देता हूँ, थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे मैं एरर लिखता हूँ फेल्ड टू फेच डेटा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं एक और कांस्टेंट बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डेटा नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं रेस को ऐसा जेसन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, डेटा को मैं रिटर्न कर देता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा एसिंक फंक्शन बन गया गेट ब्लॉक का। तो एसिंक फंक्शन हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये हमारा फेच फंक्शन, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ यूज़ की है, कैशे नो स्टोर, और इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर से यूज़ की है। तो इसको यूज़ करने का मकसद ये है, जैसे ही मैं हमारा डेटा कंटेंट फुल पे अपडेट होगा, तो जैसे ही हमारा वेबसाइट रिफ्रेश होगा, या न्यू यूज़र इसको आएगा, या पुराने यूज़र भी, तो उसको लेटेस्ट डेटा जो है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेश, मतलब ये है कि ये सर्वर साइड पे रेंडर होके उसको बिल्कुल फ्रेश डेटा दिखाया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आते हैं अपने नेक्स्ट.जेएस अच्छा कंपोनेंट पे। हुबैब भाई, जी, इसमें आपने अभी जो कहा ये कैच के बारे में, मतलब ये मतलब आप रिफ्रेश करेंगे तो न्यू डेटा शो करेगा, लेकिन ये नो स्टोर के जब हम इस कोड में नहीं लगाएंगे ना, तो फिर भी वो रिफ्रेश करेंगे तो फिर नया डेटा शो करता है। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया। नो स्टोर हम नहीं यूज करेंगे, तो यहाँ पे होगा कि बाय डिफॉल्ट फोर्स कैशे होगा। ठीक है, ये बिहेवियर नेक्स्ट.जेएस के फेच एपीआई की बाय डिफॉल्ट है, फोर्स कैशे। अगर हम यहाँ पे नो स्टोर यूज नहीं करेंगे, तो वो एक स्टैटिक पेज हमारे लिए बनाएगा, और वो तो सर्वर पे स्टोर हो जाएगा, और एवरी टाइम जब यूजर उसको एक्सेस करेगा, तो जो पेज पहले से पड़ा है वो उसको वही दिखा देगा। मतलब इस एपीआई को रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नो स्टोर करेंगे, तो जैसे ही एट एवरी रिक्वेस्ट, जैसे ही हमारा वेबसाइट कोई एक्सेस करेगा, उसी वक्त, और स्पेसिफिकली ये पेज, उसी वक्त ये रिक्वेस्ट एक्सेस होगी, ये फेच एपीआई की रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, और कंटेंटफुल पे एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, वहां से रिसीव हो जाएगी, और जो लेटेस्ट डेटा है वो यहाँ पे इस रिस्क के वेरिएबल में आ जाएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे फिलहाल नो स्टोर नहीं भी लगाते, तो जब हम इसको एक दफ़ा अपने लोकल होस्ट पे रन कर रहे होते हैं npm run dev कमांड से, तो तब तो जब भी हम पेज रिलोड करते हैं तो वो ऐसा ही होता है ना, जैसे सर्वर सर्वर पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ है, तो तब तो हर दफ़ा न्यू डेटा ही आएगा। npm run dev से ये होता है कि आपका वेबसाइट जो है वो एवरी टाइम बिल्ड होता है, लेकिन जब नहीं, आप मतलब जीरो से स्टार्ट होता है। इवन जी, हमने अगर कैशे नो स्टोर ना भी लिखा हो, तो बिहेव ऐसा ही करेगा लोकल होस्ट पे। एपीआई पे डिपेंड करता है, लेकिन जो सर ने वो बुक्स बुक्स वाली नहीं, वो टेक्नोलॉजी वाली कोटेशन की एपीआई जो शेयर की थी ना, अगर आप जी जी। वो भी चलाए, तो वो भी स्टैटिक रहेगा,
एक दफ़ा बन जाएगा तो आप उसको फिर दोबारा क्लोज भी करें, दोबारा बनाए तो वो स्टोर होगा, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट एक दफ़ा प्रोसेस कर ली, वो दोबारा रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे नो स्टोर या नो कैश करेंगे तो उसके बाद वो रिक्वेस्ट हर दफ़ा पे वो एक न्यू रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्लियर हो गया ये? ठीक हो गया। ओके। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्फ़िग में और वापस सर की रेपो पे आ जाते हैं। अच्छा सॉरी, वहीं पे थे। अच्छा, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इस इन्वायरमेंट्स वेरिएबल को हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट वेरिएबल में हम अपना डेटा डाल लेते हैं। अच्छा, तो ये हो गए हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल। मैं यहाँ पे कंटेंट में वापस आ गया हूँ कंटेंटफुल में, और एपीआई कीज पे क्लिक कर दिया है, और ब्लैंक में कुछ भी नहीं है तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, स्पेस आईडी को भी कॉपी कर लिया, कंटेंट डिलीवरी को भी कॉपी कर लिया। वापस वीएस कोड पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने स्पेस आईडी को पेस्ट कर लेता हूँ। ये स्पेस आईडी हो गई हमारी, और यहाँ पे मैं अपने एक्सिस की को पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारी एक्सिस की हो गई है। एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी हम next.config.js में चेंजेस कर लेते हैं तो हमें सर्वर रिस्टार्ट करनी पड़ती है। ये अभी आपको बता भी रहा है कि फाउंड अ चेंज इन next.config.js start the server to see the changes in effect। जब तक हम सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो ये जितनी भी चेंजेस हैं ये इफेक्ट में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा सर्विस चला लेते हैं और सर्वर को रिबूट कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। अच्छा, सर्वर जब तक हमारा रन होगा, सर्वर रन हो गया है। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे पोस्ट, और इसमें हम अवेट, और जो फंक्शन सर हम इसको। एक्सक्यूज मी जी जी। सर। सर ये मैंने पूछा ना कि आपने क्लिपबोर्ड से जो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया विजुअल स्टूडियो में कौन सी शॉट की है जिससे अ, आप ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? ये विंडो वी, विंडोज 10 की फंक्शनलिटी है, विंडोज और वी। ठीक है। विंडोज और भी ओके। अच्छा, कांस्टेंट पोस्ट अवेट गेट ब्लॉक हमने यहाँ पे यूज किया, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है कि अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन एसिंक। इसको हमें एसिंक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एसिंक लगा देते हैं। तो अब ये हमारा एसिंक फंक्शन हो गया है। अच्छा, इस डेटा को हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं पोस्ट को। ठीक है, देख लेते हैं कि हमारी एपीआई की एपीआई फेच रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है कि भी नहीं। इसको हम देख लेते हैं। वहाँ पे हम पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, ब्लॉग पे चले जाते हैं। कुछ मसला आ रहा है, आई थिंक कंपाइलिंग ब्लॉग पेज, काफी लोड ले रहा है। हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, और अभी यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि टोटल 2 अरेज है हमारे पास आ रहे हैं, और ये डेटा इसमें थोड़ा सा अजीब सा दिखा रहा है, लेकिन डेटा दिखा रहा है, मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़, हम इस जो यूआरएल है हम इसको कॉपी करके अपने वेबसाइट पे ऐसा वेब एड्रेस एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो स्पेस आईडी थी उसकी जगह हम अपनी स्पेस आईडी दे देते हैं, ये वाली। और
जो कंटेंटफुल थी उसकी जगह हम यहाँ पे ये वाले ले लेते हैं, इसको हम एक्सेस कर लेते हैं। ये हमारे पास सर ये पोस्टमैन में कर ले। नहीं, पोस्टमैन में मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, सर ने लास्ट टाइम बताया था, जेसन फॉर्मेटर। और पोस्टमैन में असल में जगह बहुत थोड़ी सी होती है, तो उसमें सही नज़र नहीं आता, तो इसमें थोड़ी सी अच्छी से नज़र आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये मैंने कॉन्फ़िगर की, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा को पास कर देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिक्वेस्ट वापस आ रही है, इसमें हमारे पास मेन एक चीज़ है आइटम्स, दूसरी हमारे पास इंक्लूड्स है। इंक्लूड्स में हमारे पास एक एंट्री है, दूसरे हमारे पास एसेट है। अच्छा, आइटम्स में हमारे पास जितना भी डेटा है ये हमारे पास फील्ड्स में होगा। टाइटल हो गया है, डिस्क्रिप्शन हो गया है, इमेज। लेकिन इमेज की हमारे यहाँ पे आईडी होगी, इमेज यूआरएल हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा। ये देखो, इमेज है, इसकी आईडी हो गई है, इमेज 2 है, उसकी आईडी हो गई है, और हमें बताया जा रहा है कि लिंक टाइप ये एसेट है। ठीक है, तो इमेज जो है इसका लिंक जो पड़ा है वो एसेट में पड़ा है। हम वापस एसेट पे आ जाते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं एसेट पे। और जी, अच्छा, एसेट में फील्ड्स के अंदर फाइल ये है हमारा यूआरएल। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ तो हमारा इमेज ओपन हो जाएगा। जो इमेज हमने वहाँ पे यूज़ की थी, तो ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, इमेज 2 ये हमारे पास ओपन हो रहा है। अच्छा, तो ये था हमारे पास एसेट्स। एंट्री में हमारे पास यूजुअली जो क्रिएटर है उनका डेटा होता है। अभी हमारे पास 2 क्रिएटर है, तो एक हमारे पास खान वली यहाँ पे आ रहा है, 2 पोस्ट चुके हैं। और दूसरा हमारे पास साजिद, 2 नाम आ रहे हैं। एक पोस्ट साजिद ने लिखा है और एक पोस्ट खान वली ने लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों नाम आ रहे हैं। होबे भाई, हमने जो एपीआई कॉल किया था, ठीक है, तो ये उसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, इस तरह सही है। अ, जो जेसन हमने कॉल की थी रिजल्ट हमारे पास इसी तरह आ रहा है। लेकिन ये अभी मैं ऐसा ब्राउजर में एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ी सी आसानी से इसको मैं क्या कहते हैं यार, इसको खोल के देख सकूं। ठीक है, कि इसके अंदर है क्या 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 चीज। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। सर ये जो शुरू में ब्राउजर में डेटा आ रहा था ये पहले किसी और फॉर्मेट में आया था, फिर आपने चेंज किया, अच्छा, ये ये आपने रॉ कैसे किया? फॉर्मेट में है। जी, ये रॉ फॉर्मेट आपने कैसे चेंज किया, ये अच्छा, पास ये फॉर्मेट में एक्सटेंशन था? है, सर ने एक जेसन फॉर्मेटर एक एक्सटेंशन बताया था, जेसन फॉर्मेटर गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है ये वाला। ठीक है, जी तो इसको इंस्टॉल कर दे। इसको मैंने इसे इंस्टॉल किया है, तो अभी ये डेटा जो मेरे पास आ रहा है, इसको जब मैं पास पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा मेरे पास पास हो जाएगा। तो इससे रीडेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है, वरना इसको देख के भी दोबारा थोड़ा। होबे भाई, दोबारा बताए कि हम क्या क्या किस चीज पे अच्छा, क्लिक ये करें। एक एक्सटेंशन है, सर ने लिंक शेयर किया था इसका कि ये सारे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो ये आप सब सारे इंस्टॉल कर लें, ये जेसन फॉर्मेटर के नाम से है, और गूगल वेब स्टोर में ये आपको मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लें, फिर इसको थोड़ी सी कॉन्फ़िगर कर लें, और जैसे ही आप एक वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं तो ये आपको इस तरह रॉ में दिखाएगा। लेकिन आप जब इस एक्सटेंशन सर पे ये आगे, गूगल क्रोम की एक्सटेंशन में जाके हमने इंस्टॉल करनी होगी? जी जी, यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर जो है ना, आप यहाँ पे डायरेक्टली गूगल क्रोम में लिख लें जेसन फॉर्मेटर, और फिर जी यहाँ पे जेसन फॉर्मेटर ये वाला सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद ये यहाँ से इंस्टॉल कर लें। यस। ठीक है, इसके बाद जब आप इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी डिस्केन, व्हेन यू क्लिक एक्सटेंशन ये वाला सेलेक्ट कर ले। जैसे ही आप इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा जितना भी है ये पार्स हो जाएगा। अभी ये हमारे पास पार्स में नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पार्स सेलेक्ट है, लेकिन जब मैं रॉ में सेलेक्ट करूंगा तो ये रॉ में अभी आ रहा है। वो सारा जितने भी 2 पोस्ट हमने किए थे उन सारों का डेटा आ रहा है। लेकिन इसको इस तरह से रीड करना आई डोंट थिंक सो कि ये इंसान की बस की बात है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। अब रीडेबिलिटी हमारे लिए बहुत आसान हो गई है। अच्छा, इस जेसन में तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, ठीक हो गया। सर कंटिन्यू। अच्छा,
वेब भी जी। वेब भी ब्राउजर में अगर मैं डेटा फेच करूँ ना या पोस्टमैन पे उस पे हो रहा है, लेकिन कंसोल पे नहीं वो शो कर रहा मुझे ब्राउजर पे और टर्मिनल पे। ब्राउजर पे आपको इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये सर्वर साइड रेंडर डेटा है, ये आपको यहाँ टर्मिनल पे डिस्प्ले करेगा। नहीं, टर्मिनल पे नहीं डिस्प्ले कर रहा, उधर एरर थ्रो कर रहा है। आपने कीज डाली है? मैंने सब कुछ कर लिया। अच्छा, एरर क्या दे रहा है? आप ना करवा लें, बल्कि ना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ एंड पे। ओके, इस तरह है कि आप अगर अभी थोड़ा मसला आ रहा है, अभी आप वीडियो को देखें और इसको अंडरस्टैंड करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में आप वीडियो को भी इंशाल्लाह देख सकते हैं। तो अभी भी टाइम बहुत गुजर चुका है और काम बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इसमें ज़्यादा जब हम ये मैं रेंडरिंग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अभी आप उसको रहने दें। आप साथ साथ प्रैक्टिस ना करें, बेहतर होगा कि आप इसके साथ प्रैक्टिस ना करें, अभी आप समझने की कोशिश करें। अच्छा, तो खुबैब मेरा क्वेश्चन है जी जी। असल हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्टेंटफुल ना, तो ये मतलब वैसे एक प्लेटफॉर्म में पोस्ट के लिए सॉरी, क्वेश्चन रिपीट ये, कर लो। ये जो कॉन्टेंटफुल हम यूज़ कर रहे हैं ये मतलब वैसे एक प्लेटफॉर्म है कोई पोस्ट वगैरह के लिए? कंटेंटफुल एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है। इसमें हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। असल में ये इसलिए होता है कि आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे और वो बिल्कुल ऐसा क्लाइंट हो कि वो बिल्कुल प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड ही नहीं करता। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंटेंट में एक मॉडल बना देते हैं, जैसा जिस तरह कि यहाँ पे मैंने एक मॉडल्स डिफरेंट मॉडल्स है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह हम उसके लिए एक मॉडल्स बना देते हैं। वो यहाँ पे सिर्फ कंटेंट में जाके उसमें सिर्फ एंट्रीज करता है, ठीक है। एंट्रीज करता है तो उसका जितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली उसके वेबसाइट जो है उस पर पब्लिश हो जाता है। बिहाइंड द सीन सब कुछ हम सेट करके देंगे। वो सिर्फ यहाँ पे पोस्ट करेगा और उसका डेटा जो है उसके वेबसाइट पे शो होता जाएगा। अच्छा, आते हैं अपने ठीक है। वेबसाइट पे वापस। और दूसरा ये है कि आपने इसके जो एपीआई कॉल किया इसका तो चलो हमारे पास यूआरएल था, अगर मुझे जी। किसी और चीज़ का एपीआई कॉल करना है तो उसका यूआरएल मैं कहाँ से लूंगा फिर? अ, हर एक एपीआई आपको अपना यूआरएल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसको आप फिर इस तरह से कॉल कर सकते हैं, उस यूआरएल को यहाँ पे इंपोर्ट करके आप इसको उस तरह से कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक अच्छा, कंसोल को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। अच्छा, अ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि चैट पे ज़्यादा ध्यान मेरी नहीं होती। अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली म्यूट अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ, ठीक है। सर ये जेएसएन फॉर्मेटर का जो आपने बताया था, ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, लेकिन अंदर जी। वो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही। इसके अंदर जेएसएन फॉर्मेटर के अंदर जो मैंने क्रोम के अंदर एक्सटेंशन ऐड किया है इसको, आपने जिस तरह बताया था, लेकिन उसके अंदर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आई थी जो आपने अभी मुझे बताई है यहाँ पे इसमें। अच्छा, आप इस पे क्लिक करें, दिस कैन रीड एंड चेंज द साइट डेटा, और इसमें व्हेन यू क्लिक द एक्सटेंशन, ये वाला सेलेक्ट कर सर लीजिए ये जैसे ही आप। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, कहाँ पे सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। अ, अगर पॉसिबल हो तो ये मैंने एक दफ़ा वीडियो में बताया भी दिया है, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी तो फिर आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। सर ये तब वाली अभी ऑप्शन नहीं आई, दिस कैन रीड एंड चेंज द साइट डेटा, ये ये नहीं आ वाली रही। ऑप्शन वो नहीं, नहीं ये नहीं दे रहा सर। मेरे पास जो ऑप्शन वो दे रहा है वो उसमें जेएसएम फॉर्मेटर है, कैन नॉट रीड और चेंज साइट डेटा, ये ऑप्शन आ रही है। ऑप्शंस आ रही है, रिमूव फ्रॉम कॉम, अनपिन, मैनेज एक्सटेंशन और व्यू यार वेब इसको बाद में परमिशंस देख आ। लेते हैं, ठीक है। अभी इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं कोड पे। अच्छा, यहाँ पे मैं टेलमेंट की कुछ क्लासेस यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मैक्स विद, सर और सर, इसको मैं आपकी कर देता आवाज़ हूँ। काट रही है। जी। जी सर अभी काट रही है। ओके, यहाँ पे मैं दे ठीक रहा है हूँ सर, इसको मैक्स। बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं मैक्स विद दे रहा हूँ 1240 पिक्सल, और इसको मैं दे रहा हूँ MX ऑटो, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, और पैडिंग टॉप यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 10।
अच्छा, ये हमारी पहली टिप हो गई। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, क्या हुआ यार? सर आपकी आवाज़ कट रही है। आवाज़ अब आ रही है? अब बेहतर है सर। ओके यार, इंटरनेट इशू है मेरे पास, तो बेयर विद मी। ओके, माइंड नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे हम एक ग्रिड बनाएंगे, और ग्रिड स्मॉल में हम कर लेंगे कि ग्रिड ग्रिड कॉल्स टू हो हमारे पास। मीडियम डिवाइस पे हमारे पास ग्रिड कॉल्स 3 हो। गैप इसके अंदर हम दे देते हैं 8, और इसको हम कर लेते हैं कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई सेंटर। अच्छा, तो ये दोनों क्लासेस थे, इससे मैंने सब को अरेंज कर लिया। अभी जितने भी कंटेंट हमारे पास आएंगे वो 3 कॉलम्स बड़े स्क्रीन पे आएंगे और 2 कॉलम्स छोटी स्क्रीन पे आएंगे, और बिल्कुल जब हम छोटी करेंगे तो उसमें फिर सिंगल कॉलम होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊंगा, और लूप चलाने के लिए यहाँ पे मैं यार इसको क्या कहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। एंगुलर ब्रैकेट्स इसको नहीं कहते, करली ब्रेसेस, सॉरी। यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, असल में इसको मुझे यूज़ करना चाहिए पोस्ट, क्योंकि मल्टीपल पोस्ट आ रहे हैं, तो इसको मैं पोस्ट ही कर रहा हूँ। यहाँ पे हम पोस्ट पे पोस्ट और पोस्ट के अंदर आइटम्स पे हम मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो मैपिंग करने के लिए यहाँ पे मैं ही आइटम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसकी टाइप में एनी कर लेता हूँ फॉर द टाइम भी। और यहाँ पे मैं एक दूसरी डिव बनाऊंगा। मेरे इमेज में कोई मसला आया है, और इसको मैं की असाइन कर दूंगा आइटम डॉट सेल्स डॉट ID। अच्छा, अब वापस हम अपने जेसन पे आते हैं कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ। अच्छा, आइटम्स ठीक है, आइटम में यहाँ पे हमारे पास सिस है, और सिस में हमारे पास ये ID है। ठीक है, तो एवरी पोस्ट के लिए ये हमारे पास एक स्पेसिफिक ID है, तो यहाँ पे मैंने इसको ID फराहम कर दी, ये देखो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ID फराहम कर दी। ये देखो, दूसरी पोस्ट के लिए ये हमारे पास दूसरी ID है। तो ताकि जो बार बार हमें की एरर दे देता है, तो उसको इग्नोर करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको की आइटम से स्टार्ट ID ये असाइन कर ली है। अच्छा, और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ चलो यार, मैं अपने वेबसाइट अच्छा, को फिर से। मेरा क्वेश्चन है। जी जी। अब बेसिकली जब हम मैपिंग कर रहे हैं अरे की, तो हमारे पास कोई भी ऑटो कंप्लीशन नहीं आ रही, तो इससे जो ना वो अक्सर इशू आता है कि आप गलत चीज़ें लिख देते हैं, आप नेम प्रॉपर्टीज के गलत लिख देते हैं, और प्रोसेस भी काफ़ी स्लो रहता है। तो जी। कोई ऐसी एक्सटेंशन या ऐप है जिससे हम इसकी टाइप्स निकाल सकें, या हमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज के एटलीस्ट नेम आ जाए, ताकि हम ऑटो फिल उसको कर सकें। यार मुझे तो अभी तक नहीं मिला। अगर मिल जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको ये जेसन फाइल जो है ना, इसमें आपको बार बार आना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या क्या है इसमें। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको ठीक बताया हो कि गया। आइटम है और सिस है, और सिस के अंदर हमारे पास ID है, तो यहाँ पे मैंने आके कंफर्म कर दिया कि आई ये मेरे पास है भी कि नहीं। अगर ये हमारे पास ना होते, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता, और जैसे ही मैं इसको कंपाइल कर लेता, सॉरी ट्रांसपाइल कर लेता, तो ये फिर हमें एरर दे देता। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अच्छा, कहाँ थे हम? अच्छा, यहाँ पे हम ने एक क्या कहते हैं, एक लूप चलाई मैपिंग के जरिए से, और अब हम यहाँ पे एक इमेज यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ये आसानी के लिए कर लेता हूँ कि इसके अंदर हम इमेज यूज करेंगे। ठीक है, तो इमेज यूज करने के लिए मैं एक दूसरी डिव बनाऊंगा, और
इसमें मैं एक और लूप चलाऊंगा और ये लूप हमारे इंक्लूड्स पे होगा। ठीक है, तो इसको मैं पोस्ट वापस ये वाला बड़ा वेरिएबल जो है पोस्ट डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स है कि इंक्लूड है। अच्छा, आइटम को मैं क्लोज कर लेता हूँ। इंक्लूड्स है और इंक्लूड्स में हमारे पास दो एंट्रीज है, एक एंट्री है एक एसेट है। एसेट में हमारे पास जो इमेज का यूआरएल है वो हमारे पास इस एसेट में पड़ा है, तो अब हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, इंक्लूड्स डॉट एसेट डॉट मैप, और यहाँ पे फिर मैं मैपिंग कर लेता हूँ इसको। मैं फिर एफ और एसेट मैंने कर दिया, ठीक है, और इसको मैं दोबारा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे यहाँ तक हमने कर लिया है। और लूप के यहाँ पे असल में हो रहा है कि हमने एक लूप चलाई है और उसके अंदर हमने एक दूसरी लूप चलाई है। ये लूप असल में आइटम्स के लिए है, और अब ये लूप जो हमने चलाई है ये इंक्लूड्स डॉट एसेट डॉट मैप के लिए है। मतलब एसेट के अंदर जो चीजें हैं उस पे हम मैपिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम ये चला रहे हैं। यहाँ पे लेकिन मैं सर हमने एक ऑलरेडी जो हमने जो ऑलरेडी एक पहले मैप फंक्शन चलाया हुआ है तो उसी के अंदर हम दूसरा भी कॉल कर सकते हैं ना। हमें जी ये दूसरा चलाने की क्या जरूरत है? जी, असल में मसला ये है कि जो आइटम्स हैं यहाँ पे ना, इसमें हमें इमेज यूआरएल नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें एक कहाँ चला गया, ये है। ठीक है, हमें एक इमेज की आईडी मिली है। ठीक है, इमेज की यूआरएल हमें नहीं मिला। अगर हमें यहाँ पे इमेज की यूआरएल मिलती तो हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेते। हमें यहाँ पे बताया गया है कि ये इसकी आईडी है और लिंक टाइप इसका है एसेट, तो मतलब ये लेकिन इसको सर ये है तो एक ही इसका जो सा पेरेंट है वो तो एक ही पोस्ट है ना। तो जो पेरेंट तो एसेट है हमारे पास एक ही है ना, पोस्ट। बिल्कुल, तो ठीक है, हम उसको उसी मैप में भी कॉल कर सकते हैं। पोस्ट पे हम डायरेक्टली मैप नहीं चला सकते। ओके। पोस्ट सर पे हम वैसे भी डायरेक्टली। आगे सर पोस्ट के आगे जो पाथ है वो तो डिफरेंट ही है ना, वो तो जी जी, इंक्लूड है और एक एसेट है। एक इंक्लूड में इंक्लूड हमारा है सारा और टेक्स्ट एक आ रहा है। जी जी, एग्जैक्टली exactly. और एक जो इंक्लूड है हमारा हमारे पास, एक एसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट है। इंक्लूड्स के अंदर भी हमारे पास दो पार्ट्स है, एक एसेट है और एक एंट्री है हमारे पास। एंट्री में हमारे पास ऑथर का जो डेटा होता है वो यूजुअली पड़ा होता है। हम्म। अच्छा, और अ, सर आइटम्स के अंदर हमारे वो जो है वो पड़े हुए टेक्स्ट पड़ा हुआ है ना। जी, आइटम के अंदर हमारा टेक्स्ट पड़ा हुआ है सर। आइटम के वो अंदर हमारा टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल ये सब कुछ पड़ा है। स्लग भी ये हमारा पड़ा। आइटम के अंदर ही पड़ा रहता है। ठीक है। ठीक, ठीक हो अच्छा, गया सर। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे और देखेंगे कि आइटम डॉट फील्ड्स की स्पेलिंग क्या है यार, फील्ड्स सीधे आइटम डॉट फील्ड, क्या मसला है। अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि बार बार हमें डिफ क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा। आइटम डॉट फील्ड्स डॉट, यहाँ मैं देख लेता हूँ, ये थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये याद हो जाएगा। आइटम डॉट फील्ड्स, ठीक है, और इसमें इमेज डॉट सिस डॉट आई डी, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें ये एक्सेस करना है। आइटम डॉट फील्ड्स डॉट इमेज डॉट सिस डॉट आई डी। अगर ये इक्वल हो गया है, वापस हमने जेसन पे आते हैं। अच्छा, पोस्टमैन में मैंने इसलिए नहीं किया कि पोस्टमैन में बहुत स्पेस छोटी होती है और इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। शायद आप लोगों को आसानी हो, लेकिन मुझे खुद मसला आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे एसेट, और एसेट के अंदर सिस, और सिस के अंदर हम इस आईडी पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो ये बात हमारे पास आसान है। ए डॉट सिस डॉट आई डी,
ठीक है, यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हम अपने इमेज कंपोनेंट को यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं div यूज करूंगा ताकि एरर जो है ये चला जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट का जो इमेज है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा, और इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें हमें हमारे पास सोर्स रिक्वायर्ड होता है, एक अल्टरनेटिव रिक्वायर्ड होता है, और विड्थ रिक्वायर्ड होता है, फिर हाइट। ये चीज़ें जो है ये इसमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो इमेज में हम यहाँ पे बैक टिक यूज करेंगे और इसको हम दे देते हैं HTTPS। ठीक है, और यहाँ पे हम जावा को यूज करने के लिए हम यहाँ पे डॉलर और फिर ये कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम ये वाला अब यूज करेंगे। ठीक है, ए डॉट फील्ड से आई थिंक, और उसमें फाइल डॉट यूआरएल। अच्छा, फाइल डॉट यूआरएल, फील्ड डॉट फाइल डॉट यूआरएल। अच्छा, तो ये हमारा पाथ हो गया है। अच्छा, विद मैं यूजुअली यहाँ पे 1000 दे देता हूँ ताकि इमेज हमारी बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में आ जाए, और इसकी विद जो है वो मैं CSS जो है उससे सॉरी टेलनेट से मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लास नेम दे दूंगा, और इसको मैं कर लेता हूँ राउंडेड एक्सेल, और मैक्स हाइट इसकी मैं रख लेता हूँ 40। अच्छा, आप चैट में चीज़ें शेयर कर रहे होंगे, लेकिन चैट पे ज़्यादा ध्यान मेरा नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले आप डायरेक्ट पूछें। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास इमेज हो गया है, लेकिन इमेज हमारे पास रेंडर नहीं होगा। तो जाते हैं अपने एप्लीकेशन पे। मम्मा के पास जाओ, मम्मा करती है। चलो जाओ, मम्मा के पास भाग के जाओ मम्मा के पास। मम्मा खर्च कर देती है। भाई काइंडली अपना म्यूट करके माइक म्यूट कर ले। एरर क्यों नहीं दे रहा? सही पेज पे हूँ क्या नहीं? ब्लॉग पेज TSX, इसको एरर देना चाहिए था, ये एरर क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, इसको एरर किस जगह पे देना चाहिए था? जब मैं इमेज पास कर दूं तो चाहिए था कि ये एरर दे दे। अच्छा, वो क्योंकि ऐड नहीं किया हुआ उस वजह से। जी जी, लेकिन ये एरर आई क्यों दे रहा? आई थिंक ये ना उसमें मैपिंग के ना रिटर्न वाले में कुछ इशू है, क्योंकि मैं कल कर रहा था तो मैपिंग मेरा ठीक भी है पहले एरर नहीं आ रहा था। शायद। चलो, पता नहीं, ये चाह रहा था कि यहाँ पे सर ने एक चीज डिक्लेयर की है, इमेजेस, और यहाँ पे रिमोट पैटर्न, और यहाँ पे प्रोटोकॉल, और एक होस्ट नेम दिया है। ये होस्ट नेम हमारे पास है कंटेंटफुल एसेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है CTF assets.net। इसको प्रोवाइड करने के बाद हमारे जो इमेजेस हैं वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने next.config की JS फाइल पे, और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे चेंजेस कर ली तो हम इसको सर्वर को अपना रिबूट कर लेते हैं। इसको क्लोज कर सर ये लेते हैं। इमेजेस को हमें ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी है सर ये यहाँ पे? इमेजेस
क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह एक आउटपुट बने, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे इमेज लाना ज़रूरी है। अच्छा, वो आपने ना इमेज के वो सोर्स में जो आपने लिखा हुआ उसने आपने आपने HTTPS के बाद वो सेमीकोलन डाला, मे बी उस वजह से हो रहा हो। हाँ यहाँ पे, हाँ, थैंक यू। शायद वो इसलिए कह रहा हूँ, नहीं दे रहा था। अभी तो मैंने वहां से सेट कर लिया है। आपने फाइल सेव नहीं की शायद। ओह सो सॉरी यार। इमेज क्यों शो नहीं हो रहा? फाइल भी अब सेव हो गई है। ये डॉट फाइल्स कुछ error तो नहीं है? पीछे अभी ठीक है। सर इमेज का पाथ चेक कर लें, यही है जो हमने दिया हुआ है, fields डॉट फाइल डॉट किधर। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। कहाँ पे था जेसन हमारा? एसेट्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। आपको वो उसका नेम आप आई थिंक आप लिखना भूल गए हैं, जो फाइल का होता है। जी, किस चीज का नेम? अच्छा नहीं ठीक है, मुझे लगा था वो शायद उसका नेम भी ना रह गया होगा, लेकिन इसका नेम ही नहीं है। ठीक है। मसला क्या है यार? इमेज भी इंपोर्ट हुआ है। एक मिनट में सर के रेपो से ही कॉपी कर लेता हूँ इसे। शायद मैं कुछ एरर कर रहा हूँ, मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि वो जहाँ HTTP इस्तेमाल करें वहाँ प्लस का वो होता है, सिंबल आता है, वो चेक कर लें एक तो। नहीं, वो जब सर रेपो ने में कंडीशन जो हम वो है ना, सर ने वो यूज किया था, और यहाँ पे मैंने बैकटिक यूज किया है, तो इसलिए मैंने, चलो वो कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, आर्ट में भी कुछ डाल लेते हैं। लॉग पेज पे कुछ डिस्प्ले ही नहीं हो रहा यार, ये क्या मसला है? वही एक थोड़ा काम सा। करिएगा, मैपिंग जो हो रही है ना उसके बाद एक डिव लगा के देख लें कि वो मतलब अरे उस मैपिंग वाले लूप से आगे जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, सिर्फ शायद लूप वो में इशू है जैसे या वो सारा ही नहीं हो रहा। ब्लॉग हमने बिल्कुल हटाया है, लेकिन ये अभी भी ब्लॉग ही ले रहा है। ये देखो, अच्छा मतलब पुराना डेटा ही आ रहा है। पुराना डेटा ही आ रहा है। मसला क्या है? सिस्टम तो हमने 2 दफा अपडेट कर दिया है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, दोबारा रन कर लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट कर लेता हूँ, npm run yes। 3000 है हमारे पास, 3000। सेव तो नहीं किया था पहले, अभी सेव भी कर लिया है, सर्वर को भी रिस्टार्ट कर लिया है। अभी देखते हैं कि क्या बनता है। खब्बाब भाई आपने वो तो नहीं किया, फोर्स स्टोर नहीं किया होगा? नहीं, फर्स्ट स्टोर का ये मसला नहीं है। वो असल में बिल्कुल पेज ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे हमने पहले ब्लॉग लिखा था,
RFC के जरिए से, ठीक है, तो वो वही पुराना वाला ले रहा है अभी शायद। हाँ ले लें, ठीक है। मैं एक दोबारा आ जाता हूँ और इसको, ये नेक्स्ट जेएस कन्फिग में है ना, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। इसको मैं दोबारा क्लोज कर लेता हूँ और दोबारा रन कर लेता हूँ। अच्छा, जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था वो उस वजह से नहीं हो रहा था, एरर उस वजह से शो नहीं हो रहा था। अब जैसे ही मैं ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा। मे भी कंपाइलिंग है यार, आज सिस्टम भी बहुत स्लो है और इंटरनेट भी स्लो है। अच्छा, यही एरर मैं दिखाना चाह रहा था आपको। अभी ये बता रहा है कि इनवैलिड SRC प्रो, ठीक है, तो ये खुद अभी हमें ये URL बता रहा है कि images ctf assets .net, और ये पूरा जो हमारा URL है अपने इमेज का वो भी दिखा रहे हैं। और नेक्स्ट इमेज होस्ट नेम इमेज ये भी डिफाइन नहीं है, इज नॉट कॉन्फ़िगर अंडर इमेज इन योर नेक्स्ट config.js सी मोर। और यहाँ पे फिर आपको एक लिंक भी प्रोवाइड किया है कि आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं यही एरर दिखाना चाह रहा था। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे इमेज और इमेज के फिर हम एक ऑब्जेक्ट बनाए थे, उसके अंदर हम रिमोट पैटर्न, उसके अंदर हम एक अरे बना लेते हैं और अरे के अंदर हम यहाँ पे प्रोटोकॉल HTTPS कर लेते हैं होस्ट नेम इमेज डॉट, जो हमें यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, इमेज डॉट CDFS ये वाला हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं और पोर्ट हम empty छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ और दोबारा सर्वर को मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। सर्वर को मैंने दोबारा बूट कर लिया। अभी जो हमारा इमेज है वो इंशाल्लाह सही तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, इमेज जितना होगा तो उसके बाद हम आ जाते हैं और अपना यहाँ पे एक टाइटल क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, वन चीज़ मैं आपको एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप डिफरेंट पोर्शंस बनाएं तो इस तरह से टेक्स्ट अपने लिए लगाएं। बाद में आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है, तो हमेशा इस तरह से करें। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, सॉरी, आइटम डॉट फील्ड्स डॉट टाइटल है, आई थिंक सो। चलो इसको देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने टाइटल कर दिया तो मेरे पास सेकेंड पोस्ट और फर्स्ट पोस्ट दोनों आ गए, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास जो पिक्चर है वो सेकेंड पोस्ट का आ रहा है, फर्स्ट पोस्ट का नहीं आ रहा। देख लेते हैं कि क्या इशू हो सकता है। ये भी आ गया, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पोस्ट, दिस इज सेकेंड पोस्ट, ठीक है, तो दोनों इमेजेस हमारे पास लोड हो गए और आ गए हैं। अच्छा, टाइटल भी हो गए हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास ऑथर है, तो ऑथर हम कर लेते हैं। यार ये अब क्वेश्चन है मेरा कि हमें हर एक फील्ड के लिए जो डिस्प्ले कर रहे हैं हम कंटेंटफुल की, उसके अलग अलग डिव बनानी पड़ी, क्या हम ये एक ही डिव के अंदर नहीं कर सकते? एक ही डिव के अंदर फिर
थोड़ा सा मसला हो जाता है कि अभी मैं इसको स्टाइल करूँगा, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँगा, तो उसके लिए मैं डिफरेंट डिफ्स बना रहा हूँ। डिफ से कुछ भी नहीं होता, जस्ट HTML टैग है, इससे आपका कोड जो है वो थोड़ा सा इजी टू रीडेबल हो जाता है, लेकिन बाकी आप जब एक ही डिव में करेंगे, अभी मसला यहाँ पे ये है कि इसको हम एक डिव में नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने एक डिव लगाई है, ठीक है, इसको हम एक डिव में नहीं कर सकते, क्योंकि सही। यहाँ पे फिर मसला आएगा। यानी कि इस आपने डिफरेंट स्टाइलिंग करनी है, इसलिए आपको डिफरेंट डिव चाहिए ताकि उनके अंदर डिफरेंट तरीके से आप उसको जी, स्टाइलिंग के कनेक्ट लिए कर भी सकें। चाहिए, और यहाँ पे एक मैप हमने की है, और यहाँ पे हम दूसरी JSX एलिमेंट यूज करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा, जैसे कि ये डिव मैंने आपको हटा दिया। अब ये मुझे बता रहा है कि एक्सपेक्टेड, ये भी कुछ अजीब सा एरर दे रहा है, इसकी समझ भी नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं डिव यूज कर रहा हूँ, तो वही एरर खुद ब खुद गायब हो गया है। रिमूव हो गया। ठीक है, तो ठीक इसलिए है। डिव का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे कि हमारा ऑथर कहाँ पे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑथर जो है वो क्या कहते हैं, हमारे इंक्लूड्स के अंदर, इंक्लूड्स के अंदर क्रिएटर के अंदर है, ठीक है, तो न सॉरी, इंक्लूड्स के अंदर एंट्री के है, एंट्री के अंदर है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम पोस्ट जो है ना, उस पे फिर से मैप चलाएंगे, और ये हम फिर इंक्लूड्स कर लेंगे, और इस दफ़ा हम एंट्री पे मैप चलाएंगे। एंट्री है कि एंट्रीज है, बस इसमें एक चीज़ आपको ज़्यादा थका दी कि वो ये है कि इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा। इस सेट को मैं क्लोज कर लेता हूँ, एंट्री को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, एंट्री है, तो एंट्री में हमारे पास अब मैपिंग होगी। यहाँ पे मैं मैप का फंक्शन, अच्छा, ई कर लेता हूँ, फॉर शॉर्ट फॉर एंट्री, इसको मैं एनी कर देता हूँ, और इसको यहाँ पे फिर मुझे डिव यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर फिर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, आइटम डॉट फील्ड्स डॉट, हमारे पास क्रिएटर था ना, क्रिएटर के नाम से हमने बनाया था, तो ये क्रिएटर के नाम से ही होगा, और इसके अंदर फिर हमें सिस आईडी चाहिए, सिस डॉट आईडी, और इसको हम कंपेयर करेंगे ई डॉट सिस डॉट आईडी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं की है, वो ये है कि यहाँ पे भी मैंने की नहीं लगाई, इस यहाँ पे भी मैं की लगा लेता हूँ, ई डॉट, सॉरी यहाँ पे ए है, ए डॉट सिस डॉट आई डी, ठीक है, यहाँ पे भी की लग गई, और यहाँ पे भी। ये लिंकिंग में जब हम करेंगे, तो फिर हमें मसला आएगा कि आपका कोड सही नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं ई डॉट सिस डॉट आई डी की क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर फिर यूज कर रहा हूँ, और अच्छा, इसके अंदर फिर मैं एक और डिव बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पैराग्राफ। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑथर, और इसके अंदर से मैं फिर यूज कर रहा हूँ, और इसको मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। हमारे पास एंट्री है, एंट्री के अंदर हमारे पास फील्ड है, और फील्ड के अंदर हमारे पास नेम है, तो फील्ड्स डॉट नेम, ठीक है, तो अब ये हमारे पास आएगा, और यहाँ पे हम एम्प्टी डिव लगा देते हैं, डिव एम्प्टी डिव, इसको सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पिक कर रहा है कि नहीं पिक कर रहा। अच्छा, आंसर हमारे पास आ गए हैं। एक पोस्ट खान वली साहब ने लिखा है, दूसरा पोस्ट साजिद साहब ने लिखा है। अच्छा, आते हैं अपने VS कोड पे दोबारा, और अच्छा, अब यहाँ पे जब सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो है डायनेमिक राउटिंग। सबसे पहले यहाँ पे हम डायनेमिक राउटिंग बना लेते हैं, तो डायनेमिक राउटिंग
यहाँ पे हम एक स्लग के नाम से एक फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर हम पेज डॉट tsx क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं एक स्टैटिक पेज बना लूंगा AFCE। अच्छा, इसको मैं क्या नाम दूँ, सिंगल पोस्ट, ठीक है। एक को मैं हटा देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, वापस अपने कोड पे आता हूँ और ऑथर के बाद यहाँ पे मैं कर लेता सर यहाँ हूँ। पे ब्लॉक के अंदर ही स्लग का डायनामिक रोड बनाया, ब्लॉक के बाहर भी बना सकते हैं ना? जी, ये जो आपने स्लग का डायनामिक रोड बनाया, ये ब्लॉक के फोल्डर के अंदर ही बनेगा? ये ब्लॉक के फोल्डर के अंदर ही है, ये बाहर भी बना सकते हैं ना सर? जहाँ चाहे आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिंक पे आपको उसी तरीके से प्रोवाइड करना होगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक लिंक क्रिएट करेंगे और फिर आ गया हमारा खूबसूरत सा डिफ। फिर हमने एक डिफ क्रिएट कर दिया और डिफ के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट.js का लिंक यूज करेंगे और href यूज कर लेते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं रीड मोर, ठीक। अच्छा, अभी चूंकि ये हमारे ब्लॉग के अंदर है तो हम इसको जब एक्सेस करेंगे तो हम इसको वाया ब्लॉग एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से भी बैकटिक यूज करूंगा मैं। जो इमेज में हमारी प्रॉब्लम आ रही थी वो बैकटिक की वजह से नहीं आ रही थी, ठीक है। वो हमारा सिस्टम स्ट्रक हुआ था, उसकी वजह से आ रही थी। यहाँ पे मैं बैकटिक यूज कर रहा था, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू जितनी न्यू रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जितनी हो सके आप बैकटिक्स इस्तेमाल करें, ठीक है। तो उस उतना ही आपका कोड क्लियर और रीडेबल होगा। तो ये पुराना तरीका था और बैकटिक जो है ये अब नया तरीका है, तो यूजुअली आम प्रैक्टिस में जो रहता है ये बैकटिक ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे हम पाथ क्रिएट कर लेंगे ब्लॉग और इसके बाद यहाँ पे मैं डायनामिक वैल्यू प्रोवाइड करूंगा और डायनामिक वैल्यू में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने वहाँ पे एक स्लग बनाया था, क्या क्या ये है, जो स्लग बनाया था ये स्लग हमारे पास फील्ड्स के अंदर, ये हमारे पास फील्ड्स के अंदर डिस्क्रिप्शन को मैं क्लोज कर लेता हूँ, इमेज को भी क्लोज कर लेता हूँ। ये रहा स्लग, ये फील्ड्स के अंदर डायरेक्ट हमारे पास पड़ा रहता है, ठीक है। तो फिर इसको एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, आइटम डॉट फील्ड्स डॉट स्लग, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो हमारा लिंक बन जाएगा। अच्छा, अब आते हैं अपने एप्लीकेशन पे। अच्छा, ये देखो अब हमारा लिंक आ रहा है नीचे, ये स्टार्ट से ऊपर आपको यहाँ पे लिंक दिखा भी दे रहा है। ये अब जा रहा है सेकेंड पोस्ट पे और ये जा रहा है फर्स्ट पोस्ट पे। दोनों पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये सिंगल पोस्ट पे ही जाएगा, हम जो कि हमारा स्टैटिक पेज है, ठीक है। तो ये इसी पे ही जा रहा है अभी। अच्छा, अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस कंपाउंड एलिमेंट का स्टाइल मुकम्मल करूँ कि नहीं दूसरे पेज पे चला जाऊँ। तो पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं मतलब। जी, सर इसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, ये जिस तरह आपके लिए आसान हो। सर नहीं, स्टाइलिंग है इसमें। मुझे कोई मसला नहीं है। अगर मैं ये सोच रहा था कि अगर स्टाइलिंग में आपको मसला ना हो तो फिर आगे चल जाते हैं, लेकिन चलो ठीक है, इसको कर लेते सर हैं। स्टाइलिंग ये आगे चलते हैं, वो तो खुद भी कर लेंगे स्टाइलिंग। यार मैं एक चीज कर लेता हूँ, मैं पोल बना लेता हूँ, ठीक है। अभी इसके मुताबिक हम कर लेते हैं। यार पोल भी बड़ा टाइम ले रहा है यार, चैट पे मैसेज कर दें। नहीं, बस जिस तरह आपको सही लगे वो करो ना। मुझे कोई मसला नहीं है। मसला नहीं, बस फिर करो ना।
वही। स्टाइलिंग करूँ? हाँ कर ले, कॉपी कर ले, कोई मसला नहीं, स्टाइल उनको कॉपी कर ले बस, ताकि टाइम भी बच जाए ना यस हमारा। सर, स्टाइलिंग को कॉपी कर सर ले सर, बस वो बेस्ट। मिनिमलिस्टिक कर लें, बेसिक हमने लॉजिक समझना है उसका। अच्छा। हम्म, यार कॉपी करना मुझे मुश्किल है। अच्छा, इमेज में यहाँ पे मैं स्टाइल कर लेता हूँ। चलो मैं ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट में ओपन कर लूँ। ये है। खुबैब भाई स्टाइलिंग को छोड़ दें, स्टाइलिंग आसान है, आप आगे जाएं क्योंकि क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। चलो ठीक ठीक है है। भाई, स्टाइलिंग बाद में। चाहे स्टाइलिंग को हम छोड़ देते हैं, मेरा भी। चलो ठीक है। यस नेम का क्या बना? अच्छा, तो ये हमारा पहला पेज जो है ये कंप्लीट हो गया है। स्टाइलिंग इजी है, इसमें इतना कुछ नहीं है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बड़ा हो गया है, इसमें ये सब कुछ। अभी यार मैं इसको वापस हटा देता हूँ। ठीक है, बहुत awkward नजर आ रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। हम आगे कोड पे चले जाते हैं। अच्छा, हम इसको कोड कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं वापस सर के रेपो पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे सर ने एक पैकेज दिया था कि ये डाउनलोड करके इससे हम रिच टेक्स्ट जो है इसको हम रेंडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी है मेरा। अभी जो है वो हमने स्लग का अलग से एक फोल्डर बनाया है, और उसके जी। अंदर फिर रखी है पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल। लेकिन इसके अल्टरनेटिवली हम ये भी कर सकते हैं ना कि फोल्डर बनाने के बजाय सिंपल फाइल का नाम ही स्लग रख के, और वो उसके ब्रैकेट्स के दरमियान रख के और डॉट टी एस एक्स कर दे, तो वो भी चलेगा। क्योंकि हम्म, वर्सल की जो अपनी है ना ब्लॉग, उसके ऊपर ये सिंटेक्स लिखा हुआ था। लेकिन मैंने किसी से पूछा था तो वो कह रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं होता। असल में जो आप बता रहे हैं वो पेजेस के लिए है। पेजेस डायरेक्टरी जो है वो उसके लिए उस तक रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है। तो वो बाय ऐप में डिफॉल्ट नहीं चलेगा सिंटेक्स? आई थिंक चल भी जाएगा। अभी इसमें थोड़े से फ्लॉज है भी ऐप डायरेक्टरी में, इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये ठीक हो गया। कंप्लीट स्टाइल में चला जाएगा। और आज एक न्यू वीडियो आई थी लियरॉप, पता नहीं पूरा नाम नहीं याद, लेकिन लियरॉप की आज एक नई वीडियो आई थी। उसमें उसने कहा भी था कि बहुत जल्द ऐप डायरेक्टरी जो है वो स्टेबल होने वाला है। जो राउटिंग जो हमारा है, ये बाय फोल्डर नेम हम ऐप डायरेक्टरी में करते हैं। और ऐप डायरेक्टरी में हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब कुछ बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड रेंडर होते हैं। लेकिन जब हम चाहते हैं कि ये क्लाइंट साइड पे हो जाए, तो हम यहाँ पे ऊपर हम यहाँ पे लगा लेते हैं यूज क्लाइंट। ठीक है। उसके बाद ये क्लाइंट साइड पे रेंडर होगा। अगर हम ये टैग ना लगाए, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ऐप डायरेक्टरी के अंदर वो सर्वर साइड रेंडर होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये ठीक हो गया। अच्छा, वापस मैं थोड़ा सर के ये पहला वाला लिंक कॉपी कर लूँ, ये वाला। ठीक है। अच्छा, मैं इसको सर ये कॉपी जो आपने कर। लाइब्रेरी डाउनलोड की है, ये रिच टेक्स्ट जो जी, ये रिच टेक्स्ट। टेक्स्ट अभी मैं आपको जेसन के अंदर लगा देता हूँ कि ये रिच टेक्स्ट जो हमारा है ये काफी बहुत बड़ा है। ठीक है। अगर हम इसको बैठ के स्टाइलिंग करना बैठे तो बहुत ज्यादा ये डिस्क्रिप्शन, ये देखो। अब इसके अंदर डेटा है, कंटेंट है, डेटा है, कंटेंट है, डेटा है, मार्क्स है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है। तो इसको हम बहुत आसानी से नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही थी, मुश्किल हो रही थी कि यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हम जब लूप लगा रहे थे तो इतनी मुश्किल हो रही थी कि यहाँ पे एक लूप है, फिर उस लूप के अंदर फिर दूसरा लूप चला रहे थे, उसमें मुश्किल हो रही थी। और खुद सोचे अगर हम यहाँ पे इतनी बड़ी लूप चलाएंगे तो उसमें कितनी मुश्किल होगी। अच्छा,
ये मैंने कॉपी कर ली सर के रेपो से, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फिर ऐसे फंक्शन बना दूंगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ गेट कॉस्ट, गेट पोस्ट, ठीक है। चूंकि ये एक सिंगल पोस्ट है, ये भी हमारे पास एसिंक होगा, और सॉरी, और इसमें हम स्लग प्रोवाइड करेंगे और स्लग का टाइप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि होगा हमारे पास स्ट्रिंग, क्या यार आ रहा है, हम्म, यार इसको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। slug, अब ठीक हो गया। अच्छा, वो एरो फंक्शन कंप्लीट नहीं था तो उस वजह से एरर आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लगा देता हूँ और वही सिंपल जो हमारा रिस्पॉन्स है वो लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर दोबारा अवेट और इसके अंदर मैं फिश लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर वही बैकटिक यूज करूंगा और वहां से जो यूआरएल है यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन इस यूआरएल को हमने थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये कॉपी कर लिया, ऑल्ट सी, ताकि एक ही लाइन में आ जाए। अच्छा, ब्लॉक्स, इसको हम एक और क्वेरी पैरामीटर पास करेंगे और इसको हम कहेंगे कि फील्ड्स, और फील्ड्स के अंदर जो स्लग है वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम डायनेमिकली उसको डिफाइन करेंगे। जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट, मसला हुआ, सॉरी, अच्छा यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट, और इसको हम कर लेते हैं रिवैलिडेट 60 सेकेंड। अच्छा, ये एवरी 60 सेकेंड के बाद रिवैलिडेट होगा। वहाँ पे हमने नो स्टोर किया था, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं रिवैलिडेट। नो स्टोर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स वो थोड़ा सा एम्बिगुअस बिहेवियर कर देता है, तो हम यहाँ पे रिवैलिडेट 60 सेकेंड, तो मतलब एवरी 60 सेकेंड के बाद हमारा सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली इस एपीआई को रिक्वेस्ट भेजेगा और जो लेटेस्ट डेटा है वो फेच करके पेज पे डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, यहाँ पे हम पेयर कंडीशन लगा लेते हैं, इफ नॉट रेस डॉट ओके थ्रो न्यू एरर to paste। अच्छा, अगर कुछ एरर आ गया तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा कि डेटा फेच करना हो गया है। यहाँ पे हम फिर वहाँ वही तरह कांस्टेंट डेटा कर लेते हैं और यहाँ पे हम अवेट रेस डॉट जेसन कर लेते हैं, ठीक है, डेटा को असाइन कर लेते हैं और डेटा को हम रिटर्न कर लेते हैं, डेटा। अच्छा, डेटा हमारे पास रिटर्न हो गया है। यहाँ पे हमें उसी तरह इसको भी क्या कहते हैं, इस जो पोस्ट हमने ऊपर फंक्शन हमने ऊपर बनाई है ना, इसको हम नीचे कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए यहाँ पे हम क्या नाम दे इसको, सिर्फ पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट इक्वल टू अवेट गेट डेटा,
अच्छा, अब इस फंक्शन को भी हमें एसिंक करना पड़ेगा, इसको भी एसिंक कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि फंक्शन ऊपर हमने बनाया है कि इस फंक्शन को एक स्लग चाहिए, और स्लग जो हमारे पास है ये स्ट्रिंग है, तो ये यहाँ पे पास होगा, तो पास होने के बाद ये यहाँ पे इस क्या कहते हैं इसके साथ कॉल होगा। तो यहाँ पे हम इसको एक इस गेट अब पोस्ट को जो है ना एक आर्गुमेंट चाहिए, और अभी हमने इसको आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पे हम ये यूआरएल हमने जो बनाया था ना लिंक, लिंक यहाँ पे आइटम डॉट फील्ड डॉट स्लग, जैसे ही जो कोई भी इस पे क्लिक करेगा तो हमारे पास ऊपर यहाँ पे एक यूआरएल आ जाएगी। ठीक है, ये ये यूआरएल ये हमारे पास आ गई है, तो हम इस यूआरएल को वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और उस गेट अ पोस्ट में उसको ट्रांसफर करके, ठीक है, इसको ट्रांसफर करके यहाँ से स्पेसिफिकली उस सिंगल पोस्ट का डेटा ले आएंगे। अच्छा, तो उसको लाने के लिए यहाँ पे हम जो नेक्स्ट.js का कीवर्ड है पैरम्स, वो यूज करेंगे। सॉरी, पैरम्स, और यहाँ पे हम पैरम्स की टाइप डिफाइन करेंगे। पैरम्स पैरम्स जो हम नहीं, सॉरी, पैरम्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, स्लग आ रहा था, स्लग, और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अच्छा, या हम इस पैरम्स को पास कर लेंगे, तो जैसे ही हम इसको पास कर लेते हैं जी। पैरम्स की पैरम्स की टाइप हम पेज प्रोप्स ही रखते होते। जी, जो पैरम्स की हम टाइप रखते हैं वो नॉर्मली पेज प्रोप्स होती है ना। पेज प्रोप्स भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं ना, तो जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने यूज की है तो उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है, वही सिंटेक्स मैंने भी अपनाया है और उसी तरह से मैं भी यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट की जो अच्छा, अगर आपने यहाँ पे स्लग उसका मतलब टाइप के अंदर से आपने स्लग रखा है, तो वो जी, इसलिए रखा है कि जहाँ पे आप वो पीछे से डेटा आईडी पास करेंगे वो स्लग के नेम से पास, क्योंकि वो फोल्डर का नाम जो है वो स्लग है इसलिए। और अगर फोल्डर का नाम चेंज होगा तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। चेंज करके चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अ, ठीक है, आई थिंक वो तो बनाने के बाद ही चेक होगा, पूरा बनाने के बाद। अभी नहीं, मैं अभी कंसोल कर लेता हूँ इसको, पोस्ट को। ठीक है, अभी पता चल जाएगा, इसको मैं npm run give, ठीक है, प्रोग्राम हमारा रन हो जाए तो वहाँ पे मैं स्लग को चेंज कर दूंगा। आई थिंक ये मैटर नहीं करता, सॉरी, मैटर करेगा, क्योंकि उसको पता किसे लगेगा कि हमारे पास आईडी कहाँ से आ रही है, सॉरी, डेटा कहाँ से आ रहा है, तो इसलिए ये मैटर करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कंपाइलिंग ब्लॉक स्लग पेज। ठीक है, तो ये यही स्लग वहाँ से ले रहा है, हमने वहाँ पे स्लग बताया है, तो यहाँ पे स्लग ही हम यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हमने आईडी किया होता तो हम यहाँ पे आईडी यूज करते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये वैसे अगर जब हम पेज प्रोप्स यूज करते हैं तो उसमें हमें पूरी जो ऊपर यूआरएल होती है उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, उसमें हमें क्या बेसिकली मिलता क्या है? पेज प्रॉप्स मैंने खुद यूज नहीं की, तो मुझे उसका पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह ठीक है। सकता। ठीक है, अच्छा, अब वहाँ पे हमारे पास दो अरे आ रहे थे, यहाँ पे हमारे पास एक अरे आ रहा है। ठीक है, तो जो डेटा है वो अभी हमारा स्पेसिफिकली एक अरे के लिए हो गया है। अच्छा, यहाँ से मैं फील्ड स्लग को कॉपी करके, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके जो हमारा क्या है भैया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करूंगा।
और एम्परसेंड लगाऊंगा और यहाँ से मैं दिस इज द फर्स्ट पोस्ट ये वाला लेके यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, जैसे ही मैं चेक प्रेस करूंगा तो अब यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा आ रहा है और डेटा रिलेटेड टू दिस इज द फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक आ रहा है। तो अभी मैं इसको रॉ फॉर्म में भी दिखा दूँ तो ये बहुत काफ़ी छोटा हो गया है। पहले ये तकरीबन इतना था, अभी काफ़ी छोटा हो गया है। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए डेटा दिखा रहा है। अच्छा, आते हैं अपने पोस्ट पे। आई थिंक अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो मीटिंग यहाँ पे एंड कर लेते हो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है ना, तो फिर हमारी भी एनर्जी जो है ना उस तरह नहीं रहती। अबे भाई ये मुझे ये जो आपने लिखा है ना प्रॉम्प्ट्स, इसका समझ नहीं आया ये क्या चीज़ है? पैरम्स। जी पैरम्स। पैरम्स यूजुअली यहाँ पे यूआरएल में हमारे पास जो ये वाला यहाँ पे जो टेक्स्ट आता है ना, इसको हम पैरम्स के जरिए से गेट कर सकते हैं। ठीक है, पैरम के जरिए से हम इसको गेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने गेट कर लिया और यहाँ पे हमने बताया कि पैरम्स का डेटा टाइप क्या है, ये स्लग है और ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे हम इसको पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने स्लैश के बाद जो आते हैं ना सर, जी स्लैश के बाद यूआरएल में। जी 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 स्लैश के बाद ये ब्लॉग्स फॉरवर्ड स्लैश दिस इज द फर्स्ट पोस्ट। यहाँ पे मैं कुछ भी कर हाँ सकता खुबे हूँ। भाई आप इस तरह करें, खुबे भाई आप इस तरह कर जी रिकॉर्डिंग एंड कर दे तो फिर हम जो सवालात हैं वो हम कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी क्लास तो खत्म हो गई है आपकी। ओके, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ।